मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। नियोजन नीति के संदर्भ में जो 2016 के रघुवर दास के द्वारा निर्मित नियोजन नीति थी, उस संदर्भ में फैसला आ गया है। यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लगभग 17,000 शिक्षक थे उनकी नियुक्तियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके अलावा जो अन्य नियुक्तियां जो पूर्ण नहीं हो पाई थी अभी तक, जैसे पंचायत सचिव, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ सकता है, उस पर एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह भी विश्लेषण करेंगे कि जो नई नियोजन नीति बनी है हेमंत सरकार के द्वारा, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का, इस आदेश का, है ना। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लासेस की भी सुविधा है, ताकि सूचना के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रही। जेपीएससी प्री और जेपीएससी मेंस की कंप्लीट व्यवस्था है। सिर्फ साहित्य पेपर के क्लासेस यहाँ पर अभी नहीं हो रहे हैं, और जेएसएससी सीजीएल में पेपर 3 की कंप्लीट व्यवस्था है। जब चाहें आप जुड़ सकते हैं। 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो रघुवर दास सरकार के द्वारा 2016 में बनाया गया था नियोजन नीति, उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि सारी नियुक्तियों को यहाँ पर रद्द किया जाता है। फिर से आप नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कीजिए, क्योंकि 13 और 11 में जो जिलों को बांटा गया था, जिसके कारण अनुसूचित जिलों में झारखंड के ही अभ्यर्थी गैर अनुसूचित में जो भर सकते थे, अनुसूचित जिलों में फॉर्म वगैरह नहीं भर सकते थे। तो इसके कारण आर्टिकल 16 का उल्लंघन मानते हुए हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके विरुद्ध सरकार और कुछ अभ्यर्थियों का समूह सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव की थी। एसएलपी वहाँ पर दायर हुआ था। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को कुछ दिन माह पूर्व सुरक्षित रिजर्व रख लिया था। उसके बाद कल इस संदर्भ में फैसला आया। तो चूँकि शिक्षक का जो नियुक्ति था, सोनी कुमारी जो मामला था, उस शिक्षक से संदर्भ है ना। तो शिक्षक का तो शिक्षक के बारे में जो है स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जो आपका एसएलपी दायर हुआ था, स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 के तहत, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। इसके अलावा एक विशेष व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि जो गैर अनुसूचित जिले हैं उनकी नियुक्ति पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। उनकी नियुक्ति जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव निवास स्थान इत्यादि के आधार पर नहीं किया गया था, है ना। इसलिए गैर अनुसूचित जिलों के जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन जो अनुसूचित जिलों के शिक्षक नियुक्त हुए थे 13 जिलों में, तो उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तो असंवैधानिक है, लेकिन शिक्षकों की कमी, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी देखते हुए नियुक्ति को तो रद्द नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनना चाहिए। यानी कि एक तरह से आप मान सकते हैं कि पूरे जो राज्य में जितने भी बैठे थे उस समय अभ्यर्थी, शिक्षक के प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी बैठे थे, उन सभी से मार्क्स का तुलना किया जाएगा। उनमें से फिर जिनकी जो नियुक्ति के पात्र होंगे उनको भी नियुक्ति मिलेगी। हालांकि यह प्रश्न शेष है, ठीक है, कि अगर ये कॉमन मेरिट लिस्ट से अनुसूचित जिलों के वर्तमान में चयनित शिक्षकगण बाहर हो जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, इस संदर्भ में मुझे अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल आदेश में इसको भी शामिल किया होगा, है ना। तो यही स्थिति है ना। अनुसूचित जिलों वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैर अनुसूचित जिलों वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनुसूचित जिलों वालों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। एक पंचायत सचिव का मामला है जो बहुत ही शुरू से प्रयासरत थे इन लोग,
और काफ़ी लंबे समय से 2017 से इन लोग संघर्ष कर रहे हैं और इसी नियोजन नीति के आधार पर उनकी भी नियुक्ति हुई। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट शायद पेंडिंग है ना, हालांकि नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो सिंपल सा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति जिसका हो गया है उस संदर्भ में आदेश है, ठीक है। जो नियुक्ति के लिए के पूर्व की स्थिति है, प्रक्रिया में है, उस संदर्भ में क्लियर नहीं है। तो पूरी तरह से अभी स्थिति फिर से जो है पंचायत सचिव के मामले में मेरे विचार से अस्पष्ट है, लेकिन पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को भी निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करना चाहिए। इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त करना चाहिए ताकि उनकी स्थिति भी सरकार के समक्ष स्पष्ट हो सके और भी जो प्रक्रियागत हैं, ठीक है, उन पर यही चीज़ लागू होता है जो पंचायत सचिव के लिए मैंने कहा। रही बात वर्तमान नियोजन नीति, तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा कहना था कि जो भी 2016 के समय नियोजन नीति थी झारखंड सरकार की, ये आर्टिकल 13(2) का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 16(3) का उल्लंघन करता है ना। ये सारा का सारा मूल अधिकारों में शामिल होता है। 13(2) क्या कहता है उसको समझ लीजिए। 13(2) का कहना है, आर्टिकल 13(2) का, कि कोई भी सरकार यानी कि राज्य मीन्स भारत, झारखंड, कोई भी जो विधानसभा, संसद, कोई भी राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं निर्मित करेगा जो राज्य संविधान के द्वारा प्रदत्त मूलाधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसा कोई भी नियम, कानून, अधिनियम वगैरह बनाया जाता है तो ऐसे कानून उस सीमा तक शून्य होंगे, नल एंड वॉइड होंगे जिस सीमा तक यह मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है। अगर पूरा का पूरा कानून ही मूलाधिकारों का उल्लंघन करता है तो पूरा का पूरा कानून रद्द हो जाएगा। अगर उसका कुछ पार्ट्स उल्लंघन करता है तो उसका कुछ पार्ट्स ही रद्द होगा। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा जो है 16(3), मैं बार बार पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ, ठीक है, कि नौकरी किसको देना है या नहीं देना है, उसकी योग्यता का निर्धारण, चाहे वर्ग 3 हो, वर्ग 4 हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप ए हो, ठीक है, जो भी है, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, इस संदर्भ में योग्यता का निर्धारण संसद के हाथ में पूरी तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका नई नियोजन नीति में भी झारखंड के कई जनरल अभ्यर्थी, है ना, जो बाहर से मैट्रिक या इंटर किए थे, उनको फॉर्म भरने से रोका गया है, ठीक है, जिसे प्रथम दृष्टया में माननीय हाई कोर्ट ने असंवैधानिक माना था। हालांकि 10 अगस्त को फिर से सुनवाई है, हो सकता है कि उस दिन फाइनल हो जाए, फिर हो सकता है कि यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन मेरे विचार से यह केस 13(2) और 16(3) वाला इस पर भी बनता है और अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए इस नियोजन नीति के तहत जो नई नियोजन नीति बनी है, निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, अन्यथा फिर से समस्या माननीय न्यायालय में आ सकती है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और न्यायालय में, हाई कोर्ट में सरकार ने इस संदर्भ में स्टेटमेंट भी दिया है कि इसमें सुधार करने का प्रयास जारी है, ठीक है। यह एक प्रयोग था जो आपका कई मंत्रियों के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है पेपर में कि यह एक प्रयोग था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सुधार दी जाएगी। इसलिए जिनको चांस नहीं मिला है उन लोग भी आशान्वित रहें, लेकिन जो वर्तमान नियोजन नीति है 2016 की तरह विवादों में न्यायालय में जाकर के फंस सकता है, इसलिए सरकार को पहले ही कदम उठा लेना बेहतर रहेगा। और आप लोग जो सीजीएल वाले कैंडिडेट हैं, निश्चित रूप से उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति है, लेकिन तैयारी को रोकिए नहीं, तैयारी को अपना जारी रखिए धीरे धीरे। और अगर सीजीएल में तैयारी में मन नहीं लग रहा है तो सीजीएल की तैयारी, उस सिलेबस तो हर जगह सेम ही होता है, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए जो सीजीएल के पैटर्न पर है, जो एग्ज़ाम संभावित है, जैसे बीएसएस से सीजीएल का कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैथ, रीजनिंग वगैरह पढ़ना है, जीके पढ़ना है,
उसके नाम पे पढ़ते रहिए तो सीजीएल की तैयारी होते रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। पेड कोर्स के लिए 9661163344 पर मैसेज करें।